नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेलो हिंदी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर जो कल 25 प्रश्न करवाए थे उसी की कड़ी में आज आगे के 25 प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, यह जो प्रश्न है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनसे संबंधित है। दोस्तों, यह एक श्रृंखला चल रही है जिसमें टोटल 100 प्रश्न होंगे। हिंदी साहित्य के 25 प्रश्न पिछली क्लास में कराए जा चुके हैं और 25 प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। दोस्तों, यह जो क्लास है टीजीटी, पीजीटी, चाहे यूपी हो, टीजीटी या डीटी+बी, टीजीटी, पीजीटी या फिर ईएमआरएस, ठीक है दोस्तों, और यूजीसी नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें हिंदी साहित्य पूछी जाती है, ठीक है, उसके लिए भी उपयोगी है। दोस्तों, कल 25 प्रश्न करवाए थे, आज उसी कड़ी में आगे ये 26वां प्रश्न है। छायावाद का दूसरा उन्मेष कहलाता है। दोस्तों, छायावाद का जो दूसरा उन्मेष है वह किसे कहा जाता है? तो उत्तर छायावाद को छायावाद का दूसरा उन्मेष कहा जाता है। उत्तर छायावाद को छायावाद का दूसरा उन्मेष किसने कहा? दोस्तों, जो यह ऊपर कथन है कि छायावाद का दूसरा उन्मेष कहलाता है उत्तर छायावाद, तो यह उत्तर छायावाद को दूसरा उन्मेष कहा किसने है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उत्तर छायावाद को छायावाद का दूसरा उन्मेष कहा है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उत्तर छायावाद में कितने प्रकार की काव्य धाराएँ हैं? दोस्तों, जो उत्तर छायावाद है उसमें 2 प्रकार की काव्य धाराएँ हैं, एक राष्ट्रीय और एक वैयक्तिक। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। उत्तर छायावाद में 2 प्रकार की धाराएँ हैं, एक राष्ट्रीय धारा और एक वैयक्तिक धारा। ठीक है, टोटल 2 प्रकार की धाराएँ हैं। 29वां प्रश्न है, उत्तर छायावाद को स्वच्छंद काव्य धारा किसने कहा? उत्तर छायावाद को दोस्तों स्वच्छंद काव्य धारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है। गणपत चंद्रगुप्त ने उत्तर छायावाद को कितनी काव्य धाराओं में बांटा है? तो दोस्तों, गणपत चंद्रगुप्त ने उत्तर छायावाद को टोटल 3 धाराओं में बांटा है। राष्ट्रीय चेतना प्रधान धारा, एक व्यक्ति प्रधान धारा और एक समष्टि चेतना प्रधान। दोस्तों, इसमें एक बढ़ गई है समष्टि चेतना प्रधान। राष्ट्रीय उसमें भी था, वैयक्तिक उसमें भी था, मतलब ये जो ऊपर इसने ये जो है तो दो धाराएं बताई गई हैं, इसमें राष्ट्रीय और वैयक्तिक थी। तो यहाँ पर गणपत चंद्रगुप्त ने 3 भागों में इसको बांटा है, राष्ट्रीय, व्यक्ति प्रधान मतलब व्यक्ति चेतना प्रधान और समष्टि चेतना प्रधान। 31 नंबर की ओर बढ़ते हैं। हालावाद को प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने हालावाद को प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास कहा है। किसको? हालावाद को। दोस्तों, हालावाद से संबंधित कल की क्लास में हमने 25 प्रश्न करवाए हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं, उसके बाद ये क्लास देखेंगे तो अच्छा रहेगा। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन रचित प्रथम काव्य संग्रह है। हरिवंश राय बच्चन का प्रथम काव्य संग्रह दोस्तों कौन सा है? तो मधुशाला जो है यह इनका प्रथम काव्य संग्रह है। रचना जो है मधुशाला की वह 1933 में हुई थी। ठीक है, लेकिन इसका जो प्रकाशन है मधुशाला का काव्य संग्रह का प्रकाशन दोस्तों 1935 में हुआ है। दोस्तों, जो मधुशाला कविता है वह 1933 में लिखी गई, लेकिन मधुशाला नाम से जो काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ वह 1935 में प्रकाशित हुआ। आगे बढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए अंतर क्या है कि यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित, ठीक है, यहाँ पर क्या है? हरिवंश राय बच्चन का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह क्या है? 13 हार। उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद किसने किया? दोस्तों, उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद हरिवंश राय बच्चन ने किया है। दोस्तों, हालावाद पर
इन उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव भी देखा जाता है। बच्चन को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टानें जो है इनकी रचना, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित है? तो दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में प्रकाशित है। प्रथम भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, द्वितीय भाग है नीड़ का निर्माण फिर, तृतीय भाग है बसेरे से दूर, और चतुर्थ भाग है 10 द्वार से सोपान तक। फिर से देख लेते हैं, बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित है? तो दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में विभाजित है। क्या भूलूं क्या याद करूं पहला खंड, दूसरा खंड नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा खंड बसेरे से दूर, और चौथा 10 द्वार से सोपान तक। आगे बढ़ते हैं, निशा निमंत्रण में संकलन है। निशा निमंत्रण में मतलब किस चीज़ का संकलन है? तो दोस्तों उसमें गीतों का संकलन है। निशा निमंत्रण का प्रकाशन वर्ष है, मतलब निशा निमंत्रण का प्रकाशन कब हुआ? तो दोस्तों 1938 ईस्वी में निशा निमंत्रण का प्रकाशन हुआ। 40 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निशा निमंत्रण के गीत कितनी कितनी पंक्तियों में रचित हैं? तो दोस्तों निशा निमंत्रण के जो गीत हैं वह 13 पंक्तियों में रचित हैं। ठीक है दोस्तों, यह जो है यह अंदर का प्रश्न है, ये बहुत ही कम जवाब पढ़े होंगे, शायद ध्यान दिए होंगे, तभी आपको ये देखने को मिलेगा। दोस्तों निशा निमंत्रण के बारे में यहाँ पर सारी बातें कही गई हैं कि इसमें संकलन है गीतों का, इसका प्रकाशन वर्ष है 1938, और इसमें जो गीत हैं वह 13 पंक्तियों में रचे गए हैं। अगला प्रश्न है उसी से संबंधित, निशा निमंत्रण का प्रथम गीत कौन सा है? निशा निमंत्रण का जो प्रथम गीत है दोस्तों, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह इसका प्रथम गीत है। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर, मधुशाला में संकलित रुबाइयों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों मधुशाला में संकलित रुबाइयों की संख्या आप लोग जान रहे होंगे 135 है। ठीक है, जो दोस्तों मधुशाला में जो रुबाइयाँ हैं, उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद है ना, मतलब उससे प्रेरणा भी ली है, कुछ इनकी स्वरचित हैं, कुछ का अनुवाद किया है, तो उसमें दोस्तों 135 रुबाइयाँ हैं। मधुशाला की रुबाइयाँ कितनी कितनी पंक्तियों में रचित हैं? तो दोस्तों मधुशाला की जो रुबाइयाँ हैं वह 4 पंक्तियों में रचित हैं। दोस्तों आप लोग पढ़े तो कई बार होंगे मधुशाला, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिए होंगे कि मधुशाला की जो रुबाइयाँ हैं वह कितनी पंक्तियों में रचित हैं। तो दोस्तों वह 4 पंक्तियों में रचित हैं। मधुशाला की मादकता अक्षय है। मधुशाला की मादकता अक्षय है, कथन किसका है? तो दोस्तों यह सुमित्रानंदन पंत का कथन है कि मधुशाला की मादकता जो है वह अक्षय है। 45 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मधुशाला में हाला, प्याला, मधुबाला और मधुशाला के 4 प्रतीकों के यहाँ के लिख गया है दोस्तों, यहाँ पर के 4 प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अनेक क्रांतिकारी मर्मस्पर्शी रागात्मक एवं रहस्यपूर्ण भावों को वाणी दी है, कथन किसका है? दोस्तों मधुशाला में हाला, प्याला, मधुबाला और मधुशाला के 4 प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अनेक क्रांतिकारी मर्मस्पर्शी और रागात्मक एवं रहस्यपूर्ण भावों को वाणी दी है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह जो कथन है वह सुमित्रानंदन पंत का है। दोस्तों कई लोग क्या है कि मधुशाला जो रचना है उसको जो अभिधा में लेते हैं तो उसका मतलब अर्थ कुछ और ही निकलता है, जो आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन उसका जो अलग अर्थ है वह कुछ और है। यहाँ पर पंत जी ने कहा भी है कि उसमें जो है अनेक क्रांतिकारी मर्मस्पर्शी और रागात्मक एवं रहस्यपूर्ण भावों की अभिव्यक्ति हुई है, किसमें? मधुशाला में। 45वां प्रश्न है, बच्चन की रचना त्रय नाम से जानी जाती है। दोस्तों ये कल भी मैंने पढ़ाया था। जो बच्चन की रचना त्रय है उसमें कौन कौन सी रचनाएं आती हैं? मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, 3 रचनाएं आती हैं। इनको त्रय बोला जाता है, बच्चन की रचना का त्रय, मधुशाला, मधुबाला और
मधुकलश। 46वां प्रश्न है, बच्चन के काव्य को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो दोस्तों बच्चन के काव्य को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। वो कौन सी श्रेणियाँ हैं वो भी देख लेते हैं। मधुकाव्य, विषाद काव्य, प्रणय काव्य और राजनीतिक सामाजिक काव्य। दोस्तों पहली श्रेणी ये हो गई मधुकाव्य, दूसरी श्रेणी विषाद काव्य, तीसरी श्रेणी प्रणय काव्य और चौथी हो गई सामाजिक और राजनीतिक काव्य। ठीक है, बच्चन के काव्य की कितनी श्रेणियां हैं? तो दोस्तों 4 श्रेणियां हैं। बच्चन का अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है? दोस्तों हरिवंश राय बच्चन का अंतिम काव्य संग्रह जाल समेटा है। हरिवंश राय बच्चन का अंतिम काव्य संग्रह दोस्तों कौन सा है? अंतिम बताना है आपको, तो जाल समेटा। बच्चन के कितने काव्य संग्रह पंत के साथ हैं? मतलब कहने का मतलब यह है कि बच्चन के कितने काव्य संग्रह पंत के, मतलब इसमें इन दोनों लोगों ने साथ में सहयोग से संपादित किया है। तो कितने काव्य संग्रह पंत के साथ हैं? तो दोस्तों 2 जो हैं काव्य संग्रह वह सुमित्रानंदन पंत के साथ हैं। कौन कौन से? सूत की माला नंबर 1, नंबर 2 खादी के फूल। इसमें हरिवंश राय बच्चन और पंत जी ने साथ में काम किया। ठीक है, सूत की माला और खादी के फूल संग्रह में कुल कितने गीत संकलित हैं? तो दोस्तों इसमें 204 गीत संकलित हैं। दोस्तों अगर कोई प्रश्न बन रहा है किसी मतलब रचना से संबंधित या किसी कवि से संबंधित, दोस्तों उसके बारे में जितने भी प्रश्न की संभावना रहती है वो यहाँ पर सारे जो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सभी कराने की कोशिश की है मैंने, और आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अगर आपने कर दिया है तो अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने को बोल दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दोस्तों उपर्युक्त गलत लिखा है यहाँ पर, ये उपर्युक्त 204 गीत, मतलब जो सूत की माला और खादी के फूल में जो 204 गीत हैं बच्चन ने कब लिखे थे? तो इसका आंसर है कि गांधी जी की हत्या के बाद लिखे थे। दोस्तों आपको ये मतलब आसान लग रहा होगा, लेकिन ये दोस्तों प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। आप लोग प्रीवियस ईयर अगर हल कर रहे होंगे तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि जो 204 गीत हैं जो सूत की माला और खादी के फूल संग्रह में जो कुल 204 गीत हैं वो कब लिखे गए थे? तो दोस्तों यह गांधी जी की हत्या के बाद लिखे गए थे। इस प्रकार दोस्तों आज आपके पूरे 50 प्रश्न हो गए, मतलब दो क्लास के मिलाकर, कल की क्लास में 25 और आज की क्लास में 25 प्रश्न। ठीक है, तो 50 हो गए, बाकी के 50 बचे हैं वो भी आपको अगली 2 क्लासों में मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों साथ शेयर भी कर दीजिए। जो भी सुझाव हो दोस्तों वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि क्लास आपको कैसी लग रही है, क्या दिक्कतें हैं, क्या इसमें कमियां हैं। अगर कमी होगी तो उनको सुधारने की कोशिश करेंगे और निरंतर सुधार भी हो रहा है। ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, आप सब अपनी परीक्षाओं में सफल हों, ऐसी हमारी शुभकामना है। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।